गर्मी में अनोखे लोगों का गांव। नाश्ता करने के बाद तुम सब मेरे साथ खेत चलना। आज मैं तुम्हें अपना गेहूं का खेत दिखा कर लाऊंगा। चाचा जी, मैं हर गर्मियों की छुट्टियों में गांव आकर आपके साथ खेत ही तो देखता हूँ। मेरे दोस्त पहली बार गांव आए हैं, क्या मैं उन्हें भी खेत दिखाऊंगा? खेत नहीं देखना तो तुम लोग घाट चले जाओ, या हमारे गांव में तो झरना भी है, वहां चले जाओ। गर्मी का मौसम भी है, ठंडे ठंडे पानी में आराम से मजे करना तुम लोग। अंकित, क्या तुम्हारे गांव में कोई अलग जगह नहीं है जो थोड़ी यूनिक हो? नदी घाट तो हम फिल्मों में भी देख लेते हैं। एक जगह है हमारे गांव के पीछे, जो पहाड़ी है उसके पास ही एक गांव है। मैंने सुना है कि वहाँ के लोग काफी अनोखे हैं। क्यों ना हम सब लोग इस गांव में चलते हैं, वो ज्यादा दूर भी नहीं है यहाँ से। क्या कहा तुमने? अनोखे गांव का गांव तुम्हारा? दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? कोई वहां नहीं जाएगा, समझे? लेकिन क्यों अंकल, हम वहाँ क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि बेटा वो अनोखे लोगों का गांव है। वहां के बारे में काफी अजीब अजीब बातें सुनी है। वहां के लोग काफी अलग है। सालों पहले हमारे गांव से वहां कोई गया था और आज तक कभी वापस लौट कर नहीं आया। मैं नहीं चाहता कि तुम चारों के साथ कोई भी दुर्घटना हो। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसीलिए तुम में से कोई भी वहाँ नहीं जाएगा। हमारे गांव में कई सारी जगहें घूमने की, और अब तो मेला भी लग गया है। तुम सब मेला चले जाओ, लेकिन वहाँ कोई नहीं जाएगा। सुनीता और मनोज की बात सुनकर वो चारों काफी हैरान होते हैं और अब नाश्ता करने के बाद सब आंगन में बैठे होते हैं। अंकित, जब से तेरे चाचा चाची ने उस गांव के बारे में मुझे बताया है, मेरा बड़ा मन कर रहा है वहाँ जाने का। हाँ यार, वैसे भी पहली बार तो हम किसी ट्रिप पर आए हैं। अब मैं नहीं चाहता कि मैं अपने कॉलेज की सारी छुट्टियां बस गांव की नदियां और खेत देखने में ही गुजार दूं। यार, मन तो मेरा भी है, लेकिन जाएं कैसे? अगर चाचा चाची को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। हमें कोई प्लान बनाना होगा। शहर से गांव गर्मी की छुट्टी बिताने आई ये चारों दोस्त मिलकर एक प्लान बनाते हैं और मनोज सुनीता से मेला देखने का झूठा बहाना कर चारों सीधा उस अनोखे गांव के लिए निकल जाते हैं। ओह गॉड, यहाँ कितनी ज्यादा गर्मी है। तो मैडम, वो तो होगी ही ना, गर्मी का मौसम जो है, और हम अभी धूप में चल रहे हैं। अब यहाँ जो तुम्हारे लिए एसी तो आ नहीं सकता है। मेरा तो प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। हमें से कोई पानी वगैरह लेकर नहीं आया क्या? परेशान मत हो, काली पहाड़ी पास में ही है, तो गांव भी यहीं कहीं आसपास ही होगा। गांव पहुंचते ही सबसे पहले हम लोग पानी पियेंगे। कई देर तक चलने के बाद कड़ी धूप में आखिरकार वो चारों दोस्त उस अनोखे लोगों के गांव में पहुंच जाते हैं। ये क्या, तो बिल्कुल नॉर्मल गांव है जैसे तेरा गांव था। यहाँ तो कुछ अनोखा मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे तो लगा था कि यहाँ दिन के बजाय रात हो रही होगी, लोग घरों की बजाय पेड़ों पर रह रहे होंगे, लेकिन यहाँ तो सब नॉर्मल है। लगता है तेरे चाचा चाची जी ने हमारा उल्लू बनाया है, वो हमें डरा रहे थे बस। वो चारों दोस्त गांव में इधर उधर घूमने लगते हैं कि तभी वो अपनी आंखों से ऐसा नजारा देखते हैं जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। छत को मैंने तिरपाल से ढक दिया और घास भी बिछा दी है। बस अब पानी डाल देती हूँ, फिर गर्मी में भी हमारी छत ठंडी रहेगी। लेकिन अगर हवा चलेगी तो एक काम करती हूँ, इसे पहले कील की मदद से ठोक देती हूँ। लंबे पैरों वाली औरत इधर उधर कील देखने लगती है, लेकिन कहीं उसे कील नजर नहीं आती। ये मैंने कील कहाँ रख दी? प्रिया बेटा जरा इधर तो आना। जी माँ, बोलो क्या हुआ? प्रिया बेटा, नीचे कील रखी थी, एक बार देख कर देना, मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। वो लंबे पैरों वाली औरत की छोटी सी बेटी की छोटी छोटी आंखें देखते ही देखते किसी फुटबॉल जैसी बड़ी हो जाती हैं और वो अपनी बड़ी आंखों से आराम से कील ढूंढकर अपनी माँ को देती है। ये लीजिए माँ। ये नजारा देख उन चारों दोस्तों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। इससे पहले वो चारों कुछ कह पाते कि तभी उन्हें एक और अनोखा नजारा देखने को मिलता है। और बताओ बच्चों, कौन सा वाला आम चाहिए तुम्हें? अंकल, हमें वो उस डाली वाला आम चाहिए जहाँ पर 3 आम लगे हुए हैं। ये लो, तुम तीनों के लिए 3 आम। अब झगड़ा मत करना एक दूसरे आम के लिए। अंकल, मुझे वो सबसे ऊंची डाली पर आम है ना, वो चाहिए। वो बड़ा वाला आम खाऊंगी मैं। वो तो थोड़ा ऊंचाई पर है, लेकिन कोई बात नहीं। इस लंबे हाथ वाले रामू के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। देखते ही देखते वो लंबे हाथ वाला आदमी एक के बाद एक आम के पेड़ से ढेर सारे आम तोड़कर बच्चों में बांट देता है और खुद के लिए भी काफी आम तोड़ लेता है। अब तो मैं इन आम से अपने लिए ठंडा ठंडा आम पन्ना बनाऊंगा। गर्मी में आम पन्ना पीने का मजा ही कुछ और है। अब मैं समझी कि क्यों इस गांव को अनोखे लोगों का गांव कहा जाता है। ये सब कितने अनोखे और अलग हैं। उस औरत के पैर देखे तुमने? 2 अमिताभ बच्चन बच्चों को खड़ा करेंगे ना, तब भी उस औरत की लंबाई नहीं नाप सकते। और उस बच्ची की आंखें देख, मुझे तो लगा कि अभी उसकी आंखें बाहर आ गिरेंगी।
सुना था कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन आज पहली बार किसी इंसान के हाथों को इतना लंबा देखा। सब सदमे में डूबे थे कि तभी उनके पास एक रमेश नाम का बूढ़ा आदमी आता है जो बिल्कुल उनकी तरह ही नॉर्मल था। आप तो बिल्कुल नॉर्मल हैं, आपके हाथ पैर भी लंबे नहीं हैं। हाँ बच्चों, मेरे हाथ पैर लंबे नहीं है, मैं तुम लोगों की तरह आम हूँ। लेकिन तुम चारों कौन हो? लगता है यहाँ घूमने के लिए आए हो। ये क्या, तुम लोगों का तो पसीना ही बंद नहीं हो रहा है। मेरा घर यहीं पास में है, तुम चाहो तो चारों मेरे साथ चल सकते हो, वहां थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेना। लेकिन अरे बच्चों, डरो मत, तुम्हारी उम्र की ही मेरी भी एक बेटी है। मैं तुम लोगों के साथ कुछ गलत थोड़े न करूंगा, चलो। वो चारों दोस्त जैसे ही रमेश के साथ उसके घर पहुंचते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रमेश की बेटी वृंदा किसी छिपकली की तरह दीवार पर चिपक कर घर में लगे पंखे की सफाई कर रही होती है। अरे तो ये छिपकली की तरह दीवार पर चिपक कर क्या कर रही है? कितनी बार कहा है सीढ़ियों का इस्तेमाल कर लिया कर। अरे बाबा, गर्मी शुरू हो गई है ना, इसीलिए पंखे पर लगे जाले साफ करी थी ताकि रात में पंखा चलाकर आराम से सो सके। और भला मुझे सीढ़ियों की जरूरत है? ये भी बात ठीक है। देख, मैं अपने साथ किन लोगों को लेकर आया हूँ। ये पहली बार हमारे गांव आए हैं, अब जल्दी से इनके लिए ठंडा शरबत लेकर आओ। वृंदा सबके लिए ठंडा शरबत लेकर आती है। चारों के हाथ शरबत के गिलास को उठाते हुए काफी ज्यादा कपकपा रहे थे। चारों जल्दी से शरबत पीते हैं और जल्दी से घर निकल जाते हैं कि तभी उन्हें थोड़ी दूर पर कुछ और अनोखे लोग दिखाई देते हैं। देखते हैं कौन सबसे पहले इस दीवार की लिपाई करता है। हर बार की तरह मैं ही जीतूंगा। नहीं, इस बार मैं जीतूंगा। यही सही है। हाथ दुखने लगे तो अपनी लंबी नाक की मदद से हमने मिट्टी का कूलर बना लिया। और नहीं तो क्या, मैं तो सोच रही हूँ अब एक मिट्टी का फ्रिज भी बना लेते, पानी भी ठंडा रहेगा। वो चारों दोस्त इन अजीब घटनाओं को देख ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर सामने वाली एक बड़ी सी नदी पर जाती है जिसमें पानी के ऊपर एक बड़ा सा मोटा आदमी तैर रहा था और सभी बच्चे उसके ऊपर बैठे बैठे ठंडे पानी में खेल रहे थे। थोड़ी दूर और चलने पर उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जिसके बाल सुनहरे और काफी ज्यादा लंबे थे। गांव के कई सारे लोग उस लड़की के लंबे सुनहरे बालों को ओढ़कर आराम से सो रहे थे। कनिका, तुम्हारे लंबे सुनहरे बालों का तो कोई जवाब ही नहीं। वही तो गांव में सबसे लंबे बाल हैं मेरे। उन अनोखे लोगों को देखकर उन चारों का सिर घूमने लगा था कि तभी वहां उनके पास रमेश आता है। अरे बच्चों, तुम चारों ऐसे अचानक वहां से चले क्यों आए? अरे इन अनोखे लोगों के गांव में आकर तो हम सबका सिर घूम गया। एक पल हम जैसे कुछ साधारण लोग दिखते हैं तो एक पल इतने अजीब लोग, किसी के कान लंबे तो किसी की नाक, तो कोई भी हवा में उड़ रहा है। आज से तकरीबन 50 साल पहले हमारे गांव में एक औरत थी। उसके दोनों हाथ काफी छोटे और पैर ऊंट जैसे लंबे। सिर पर एक बाल नहीं था, एक आंख बड़ी तो एक आंख छोटी सी थी। सभी गांव वाले उसका काफी मजाक उड़ाते थे। मरते मरते उसने गांव वालों को श्राप दिया था कि अब से हर एक परिवार में एक अनोखा इंसान पैदा होगा। जब से ये श्राप चला आ रहा है और हर एक परिवार में एक अनोखा इंसान है। तो इससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है क्या? पहले होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे आदत पड़ गई। ये अनोखापन ही इन सब की ताकत बन चुका है। रमेश से सच्चाई जान अब वो सब दोबारा गांव घूमने लगते हैं। मैं तो कह रही हूँ हम इन सभी लोगों की फोटो क्लिक करते हैं और ऑनलाइन पोस्ट कर देंगे। कितना मजा आएगा, कितने लाइक व्यूज मिलेंगे हमें। हमें ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये अनोखे लोग सबसे कटकर यहाँ आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये अगर किसी और को इसके बारे में पता चला तो लोग इनकी चीड़-फाड़ करके इन पर रिसर्च करना शुरू कर देंगे। अंकित बिल्कुल ठीक कह रहा है और हम नहीं चाहते कि इन मासूम लोगों के साथ कुछ ऐसा हो। अनोखे लोगों से भरा अनोखा गांव घूमकर वो चारों अब वापस अपने गांव आ जाते हैं और कभी इस बारे में किसी से जिक्र नहीं करते। और अब जब भी उन्हें छुट्टियों में समय मिलता तो उस अनोखे गांव में जाकर लोगों के साथ घूमते मिलते और गर्मी से बचने का जुगाड़ बताते और उनकी मदद करते हैं। हाँ यार, मैं अपनी ससुराल में बिल्कुल ठीक हूँ। मस्त जिंदगी कट रही है मेरी नदी के किनारे। अच्छा, मुझे अभी बोटिंग करने के लिए जाना है, बाद में बात करती हूँ। उदास निकिता अपने दोस्तों से बातें करके फोन रख देती है। अपने दोस्त के साथ के कुछ लम्हे याद करती है। तुम्हारा सपना
पूरा हो या ना हो, पर मेरा सपना तो पूरा हुआ। मेरी शादी नदी के किनारे हो रही है। तुम सोचो, मैं सुबह जल्दी उठकर नदी का नजारा देखूंगी। मेरा कभी अगर दिल किया तो अपने पति के साथ नदी किनारे बैठकर मछलियां पकड़ूंगी, बोटिंग करूंगी। मुझे तो विश्वास नहीं कि तेरी मौसी तेरी शादी इतनी अच्छी जगह कर रही है। मौसी इतनी भी बुरी नहीं है, समझी? वो हमारी निकिता का भला ही चाहती है। पूर्वी निकिता के चेहरे की खुशी देखकर उससे जलने लगती है। निकिता ये सब कुछ सोच रही होती है कि तभी नदी के कुछ छींटे निकिता के ऊपर आते हैं और एक छोटी सी लहर में निकिता ने जो खाना बनाया था वो नदी में चला जाता है। बहू किन ख्यालों में खोई हुई है? तेरी आंखों के सामने तेरा बनाया खाना नदी में चला गया। कुछ ही देर में अर्पित और तेरे ससुर जी आते होंगे। अब तू क्या देगी उन्हें खाने को? अरे भाग्यवान, क्यों बहू पर नाराज हो रही हो? एक तो हमारी बहू यहाँ पर इतनी एडजस्टमेंट कर रही है, वो क्या कम है? बहू तुम सिर्फ रोटी बना दो। आज हम मछलियां ज्यादा पकड़ कर लाए हैं। मैं और अर्पित इसी मछली को पका लेते हैं। रोटी के साथ आज पकी हुई मछली खाएंगे। अपने ससुर के कहने पर निकिता दोबारा रोटियां बनाकर रख देती है और विनोद अर्पित के साथ बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर जाल लगाकर कुछ मछलियां पकाता है। पापा, पहले ही गर्मी बढ़ती जा रही है, पर आज का मौसम कितना अच्छा है। नदी के किनारे बैठकर खाना खाने में मजा ही आ गया। हाँ बेटा, अब बस थोड़े से पैसे की कमी है। कुछ पैसे और जोड़ लो तो काजल की शादी और घर दोनों जिम्मेदारी पूरी हो जाएंगी। अपनी ननंद की शादी की बात सुन निकिता खुद से कहती है, माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना अच्छा सोचते हैं। अगर मेरे माता पिता भी जिंदा होते तो मेरी शादी भी किसी अमीर घर में होती, पर मौसी ने मेरी सारी प्रॉपर्टी रख ली और मेरी शादी ऐसे गरीब घर में कर दी। पर उनसे मैं क्या ही शिकायत करूं? उन्होंने मुझे पाला पढ़ाया, मेरे लिए वही काफी था। कुछ देर में वो लोग खाकर जैसे ही उठते हैं, एक लहर आती है और सारे बर्तन पानी में चले जाते हैं। भाभी जल्दी से नदी में चलो, सारे बर्तन पानी में चले गए हैं। इतना बोल काजल अपनी भाभी के साथ नदी में जाती है और सारे बर्तन एक एक करके नदी से बाहर लाकर घर में रखती है। और एक बार फिर नदी का पानी आता है और पूरा घर गीला हो जाता है। इन सब से निकिता और उसका पूरा परिवार परेशान तो था ही, वहीं शहर में निकिता की दोनों दोस्त किटी पार्टी कर रही होती हैं। अरे जब से तुम तीनों की शादी हुई है तुम दोनों तो हमेशा साथ दिखती हो, पर तुम्हारी फेवरेट निकिता कहाँ है? हाँ जी, हमने महारानी जी से बात करी थी। मैडम की शादी इतने बड़े घर में हो गई है कि उसके पास हमसे मिलने का टाइम ही नहीं है। उसके पास टाइम नहीं है तो क्या हुआ? मैंने तो सोच लिया है, मैं उससे मिलने उसकी ससुराल जाऊंगी और नदी किनारे उसका घर देखूंगी। अब क्या था, दोनों दोस्त निकिता से मिलने के लिए अगले दिन निकिता की मौसी के घर जाकर उसके ससुराल का पता लेकर गाँव पहुँचती है। मैडम जी कह रही थी बहुत अच्छी जगह रहती है। ये है वो अच्छी जगह ना? ना ही पुल है ना ही रोड, कैसे जाए नदी की दूसरी तरफ? कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो पर झूठ बोलना नहीं छोड़ने वाली हो। अरे तुम दोनों को भी नदी के दूसरी तरफ जाना है तो बस 5 मिनट रुको, नाव वाला आता ही होगा। मुझे भी नदी के दूसरी तरफ ही जाना है। जब तू जानती है कि वो सच्चाई हमसे छुपाने की कोशिश करती है तो क्यों उसे परेशान करती है और खुद भी परेशान रहती है? अब उसके घर जाकर उसके अमीर नदी किनारे ससुराल का सच पता चल जाएगा हमें। पूर्वी निकिता से मिलने के लिए काफी खुश थी। कुछ देर बाद नाव वाला आता है और दोनों दोस्त नाव में बैठकर नदी पार कर निकिता के घर पहुंचते हैं, जहां निकिता अपने अमीर दोस्त को देख हैरान हो जाती है। अरे तुम दोनों यहाँ अचानक? तुम्हें यहाँ के बारे में किसने बताया? हमें किसने भी बताया हो, पर तुम पहले ये बताओ तुम्हारा बड़ा सा घर कहाँ गया और तुमने ऐसे गरीबों वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? और ये क्या, घर के बाहर रसोई और घर में वॉशिंग मशीन भी नहीं है जो नदी पर बैठकर कपड़े धो रही हो? लगता है आप दोनों भाभी की दोस्त हो। आप दोनों घर में बैठो, मैं अभी माँ पापा और भैया को बुला कर लाती हूँ। इतना बोल काजल शोभा, विनोद और अर्पित को बुलाने के लिए चली जाती है, तो वहीं निकिता अपनी दोस्त को घर में ले जाती है। पर नदी के पास ही घर था, इसलिए घर का आधा हिस्सा गीला था। घर तो अंदर से भी गीला है, तुम खाट के ऊपर पैर करके बैठ जाना। निकिता ये सब क्या है? तेरे घर में तो बैठने की भी जगह नहीं है और तू कह रही थी कि तू बहुत अच्छी जिंदगी जी रही है। मैंने तो पहले ही कहा था ये हमसे झूठ बोल रही है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, हम नदी के दूसरी तरफ रहते हैं। हमारा असली घर दूसरी तरफ है। ये जमीन भी हमारी है, इसलिए हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। बहुत जल्द मेरी ननंद की शादी है और हमने कुछ पैसे जोड़े हैं ताकि यहाँ घर बना सके। अगर यकीन नहीं होता तो रुको, मैं अभी दिखाती हूँ तुम्हें। अपनी गरीबी छुपाने के लिए निकिता बिस्तर के नीचे से कुछ पैसे निकालकर अपनी दोस्तों को दिखाती है, जिसके बाद पूजा का मुंह बंद हो जाता है। कुछ देर में शोभा अपने परिवार के साथ हाथों में मिठाई, समोसे आदि लेकर आती है और काजल घर के बाहर बैठकर मेहमानों के लिए चाय बनाती है।
अब तो तुम्हें विश्वास हो गया कि निकिता झूठ नहीं बोल रही। भला गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पूजा पूर्वी की किसी भी बात का जवाब नहीं देती और नाश्ता करके वहां से जाने लगती है। तब पानी की लहर उठती है जिसमें दोनों ही दोस्त गीली हो जाती। अरे बेटा, तुम दोनों तो गीली हो गई, अब एक रात यहीं रुक जाओ। नहीं आंटी, हम तो बस यहाँ निकिता से मिलने आए थे। हम निकिता के कपड़े पहन के यहाँ से चले जाएंगे, घर जाना बहुत जरूरी है। सुनिए जी, बहू के तो सारे कपड़े फट गए हैं और हम घर बनाने के लिए एक एक पैसा जोड़ रहे हैं। खाली हाथ मेहमानों को कैसे यहाँ से जाने दें? पैसे उधार लेकर अच्छे से स्वागत तो कर दिया, पर ये लोग क्या सोचेंगे कि निकिता के ससुराल वाले कितने गरीब हैं। पूजा शोभा की सारी बातें सुन लेती है और उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि उसकी दोस्त की शादी गरीब घर में हुई है और इसीलिए कपड़े बदलने के बहाने जब पूजा घर में जाती है तो वो निकिता के घर में रखी सारे पैसे चोरी कर लेती है। कुछ देर में वो दोनों दोस्त नाव में बैठकर शहर के लिए रवाना हो जाती हैं। अगले दिन, बहू, मैंने आज मिस्त्री को बुलाया था। उसने एडवांस में 50,000 रुपए मांगे हैं। तुम घर से कुछ पैसे ले आओ। विनोद के कहने पर निकिता घर में पैसे लेने जाती है और घर में पैसे न देख परेशान हो जाती है। और जब इस बारे में घर वालों को पता चलता है तो विनोद को हार्ट अटैक आ जाता है। अजय, ये आपको क्या हो गया? निकिता, तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हो? पैसे कहाँ जा सकते हैं? अगर आज पापा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। यहाँ तो कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। काजल, तू जल्दी से नाव वाले को बुला। नाव वाले के आते ही अर्पित विनोद को शोभा के साथ हॉस्पिटल ले जाता है। तो वहीं दूसरी ओर पूजा पूर्वी को पैसे दिखाते हुए कहती है, उस गरीब के पैसे लेकर आई हूँ मैं। अब देखना कैसे वो खुद फोन करके अपनी गरीबी का सच बताती है। बहुत झूठ बोल लिया उसने, अब उसे सच बोलना ही होगा। पूजा, हम निकिता की दोस्त है, ना कि उसके दुश्मन। ऐसे ही उसकी मौसी ने उसके साथ इतना गलत किया। अगर वो अपनी गरीबी हमसे छुपा रही है तो इसमें क्या गलत है? तू भी तो बहुत सी चीज छुपाती है। तूने ये सही नहीं किया, तो अभी मेरे साथ चल और ये पैसे उसे वापस दे। अगर तूने ये पैसे उसे वापस नहीं दिए और उससे माफी नहीं मांगी तो मैं तेरे खिलाफ चोरी की रिपोर्ट लिखवाऊंगी। पुलिस का नाम सुनकर पूजा डर जाती है और पूर्वी के साथ वापस निकिता के घर आती है, जहां तूफान में निकिता का घर टूट चुका था। और जब विनोद के बारे में पूजा और पूर्वी को पता चलता है तो पूजा को अपनी गलती का एहसास होता है। निकिता, मुझे माफ कर दे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तेरे घर वालों पर मुसीबत आए। मैंने तो बस ये पैसे इसलिए चोरी करे ताकि तू सच बोले, ताकि हम तेरी मदद कर सके। अगर तू मुझे सच बताती तो मैं और पूर्वी तेरी मदद करते, पर तूने कभी हमारी मदद नहीं ली, सब अकेली सहती रही। मुझे माफ कर दे, आज मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। बेटा, तुमने जो किया जिस भी वजह से किया, पर हम पर तो दुखों का पहाड़ टूट गया ना। आंटी, आप रोना बंद कीजिए। अगर हमारी वजह से अंकल जी की तबीयत खराब हुई है तो उन्हें ठीक भी हम ही करेंगे। हम उनका शहर में इलाज करवाएंगे। पूर्वी और पूजा अपनी गलती सुधारने के लिए वो पैसे निकिता को वापस दे देती हैं और विनोद को शहर ले जाकर इलाज करवाती हैं। क्योंकि पूर्वी का पति इंजीनियर था, इसीलिए वो अपने पति से बात करके उनके गाँव में उस नदी पर एक पुल भी बनवाती है। मैं आप दोनों का कैसे धन्यवाद करूं? आपकी वजह से आज मेरे पापा बिल्कुल ठीक है और हमारे गांव में जो काम सालों से अटका था वो आज पूरा हो गया। नदी पर पुल बन गया। आप दोनों निकिता की दोस्त नहीं, फरिश्ता बनकर आई हैं। आप तो धन्यवाद कहकर मुझे शर्मिंदा करें। अभी तो मुझे आप लोगों का नदी किनारे मजबूत घर बनाना है ताकि आपको कोई परेशानी न हो। मुझे अपनी गलती सुधारनी है। इस तरह पूजा अपनी गलती सुधारने के लिए नदी किनारे निकिता का एक मजबूत मकान बनवाती है और घर बनने के बाद विनोद काजल की शादी करता है, वो भी बिना किसी परेशानी के।